हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में चर्चा करूँगी। इसे अंग्रेजी में कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आज का जो क्लास है वो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों है। आज का क्लास नंबर 17 है। इसके पहले और 16 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक जेटेट, सी टेट, पी टेट, एच पी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, एच टेट, के वी एस, रीट आदि ऐसे एग्ज़ाम के लिए है जहां पेडागोजी पूछे जाते हैं। अर्थात उन सब एग्ज़ाम के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जहां पेडागोजी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बच्चों की रुचियों, क्षमताओं तथा प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। बच्चों के रुचियों और उनकी क्षमताओं और उनकी प्रवृत्तियों को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में। वर्तमान का जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। पहले जो था वो शिक्षक केंद्रित था, ठीक है, जो गलत अभी के समय में वो गलत बताया जा रहा है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा को गलत बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा तथा शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या अंतर है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है और शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्या है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक निर्देश देता है तथा बच्चे सुनते हैं। शिक्षक हमेशा बच्चों को निर्देश देता है और बच्चा उन निर्देश के अनुसार वो चलता है। उसकी इच्छा और प्रवृत्ति और क्षमता के ऊपर कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक हमेशा बच्चों को आज्ञा देता है और वो बच्चा आज्ञा का पालन करता है, ठीक है। यही होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा। अर्थात शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली जो है वो बच्चों को खाली बर्तन कहा जाता है। बच्चा जो है वो बच्चों को खाली बर्तन के साथ तुलना किया जाता है। खाली बर्तन में जो कुछ भी रखोगे वो बच्चे के दिमाग को खाली बर्तन के साथ तुलना किया गया है। अर्थात बच्चों के दिमाग में जो कुछ भरोगे वो बच्चा उसे अवशोषित करेगा, ठीक है। जबकि बाल केंद्रित जो शिक्षा प्रणाली है बच्चों के रुचियों, प्रवृत्ति और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। हमेशा बच्चों के रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं पर ध्यान दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में। लेकिन शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली में हमेशा शिक्षक बच्चों को ज्ञान देता है और बच्चा उस ज्ञान को अपने अंदर सोख लेता है। अर्थात अनुकरण करके अपने दिमाग में वो चीज़ बैठा लेते हैं। यही होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा तथा बाल केंद्रित शिक्षा में अंतर, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के कुछ विशेषताएं दिया हुआ है। आइए जानते हैं वो क्या क्या है। पहला पॉइंट है शिक्षक द्वारा बच्चों को मारपीट करना और दोष देने को निषेध किया जाता है। हमें बच्चों को डांटना, मारना, पीटना अलाउ नहीं है। बच्चों को मारपीट करना हमें अलाउ नहीं करता है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में। और दोष भी हमें नहीं देना है कि बच्चा तू गलत है, तू ऐसा करता है, ऐसा इस तरह से हम बच्चों को कोई दोष नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार अगला टॉपिक देखिए, अगला पॉइंट देखिए। इस प्रकार के शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में। अर्थात बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत होता है उस हिसाब से उसे शिक्षा दी जाती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा सुनने में कमज़ोर है तो उस बच्चों को उन सब बच्चों को हमें आगे बैठा देना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से सुन सके। इसी तरह से हमें व्यक्तिगत जो ज़रूरत होता है, जो आवश्यकता होता है, उसे हमें महत्व देना चाहिए, ठीक है। जिसकी ज़रूरत होता है उसे हमें वैसा ही चीज़ प्रदान करना चाहिए, ठीक है। यही कहता है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इसमें बच्चों की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर शिक्षा दी जाती है। शारीरिक और मानसिक योग्यता के आधार पर शिक्षा दी जाती है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में। अर्थात अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से
कमज़ोर है, यानी मान लीजिए कोई बच्चा प्रखर बुद्धि वाला है और कोई बच्चा मंद बुद्धि वाला है, तो हमें प्रखर बुद्धि वाले बच्चे को वैसा ही चीज़ हमें पढ़ाना चाहिए जो उसको वो समझ सके अच्छी तरह से, वो उन चीज़ पर इंटरेस्ट हो, उन सब चीज़ के बारे में हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। जबकि मंद बुद्धि वाले बालक को हमें उन सब चीज़ पढ़ाना चाहिए जो वो सीख सके। धीरे धीरे करके हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए मंद बुद्धि बालकों को, ठीक है। तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इसमें व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ देखिए, व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा हमें बच्चों को व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है, और उनके दैनिक जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रहा है उसे हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। यही कहता है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। इन्हीं सब के कारण हमें आज का वर्तमान का जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के अंदर आता है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के अनुसार वर्तमान में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है, इन्हीं सब कारणों के कारण, ठीक है। यहाँ देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या क्या महत्व है, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या क्या महत्व है वो यहाँ दिया हुआ है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, इसका पाठ्यचर्या लचीला होता है। इसका जो पाठ्यचर्या होता है वो लचीला होता है। उसे उन सब पाठ्यचर्या को हम कभी भी किसी भी समय परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। इसी को कह रहे हैं कि पाठ्यचर्या लचीला होता है। व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार, समाज के अनुसार हम पाठ्यचर्या को परिवर्तन कर सकते हैं। इसी को कह रहे हैं पाठ्यचर्या लचीला होता है। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है। पाठ्यचर्या का निर्माण मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों के अनुसार होता है। पाठ्यचर्या का जो निर्माण होता है वो मनोवैज्ञानिक के मुताबिक होता है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार होता है ये पाठ्यचर्या, ठीक है। बच्चों की आवश्यकताओं के साथ साथ उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों की आवश्यकताओं के साथ साथ उनके जीवन में जो जो कठिनाइयाँ आ रहा है उसे हमें दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगर बच्चा कोई ऐसी चीज़ है जो वो कर नहीं सकता है तो हमें उन सब चीज़ों को उन्हें सहायता करना चाहिए ताकि वो उन सब चीज़ सीख सके, ठीक है। अगर कोई बच्चा अंधा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो हमें ब्रेल लिपि का प्रयोग करके हमें पढ़ाना चाहिए। इसी को कह रहे हैं दैनिक जीवन में जो कठिनाई आ रहा है उसे हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत हित यानी कोई बच्चा अंधा है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई बच्चा अंधा है तो हमें उनको कैसे शिक्षा देना चाहिए। हमें उन्हें ब्रेल लिपि की सहायता से, यानी ब्रेल लिपि एक प्रकार का लिपि है जो हम उसे टच करके, फील करके उन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग ब्रेल लिपि कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें हमें ब्रेल लिपि की सहायता से शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, अगला टॉपिक क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ सिद्धांत निम्नलिखित है। बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ सिद्धांत है जो निम्नलिखित दिया हुआ है। यहाँ देखिए, रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या कहता है? रुचि का सिद्धांत कहता है विषय वस्तु का जो हम लोग चयन करते हैं उन्हें शिक्षार्थियों के रुचि के अनुसार होना चाहिए। विषय वस्तु जो होगा वो शिक्षार्थियों के रुचि के अनुसार होगा, ना कि वो कुछ पढ़ ही नहीं पाएगा तो उन सब जो चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो उन सब विषय वस्तु को हमें ऐड नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन सब चीज़ को हमें ऐड करना चाहिए जिस पर बच्चा रुचि के साथ पढ़ सके। यही कहता है रुचि का सिद्धांत, ठीक है। प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है? प्रेरणा का सिद्धांत कहता है इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को नैतिक कहानियाँ तथा नाटकों द्वारा प्रेरित करना चाहिए। हमें बच्चों को नैतिक कहानियाँ पढ़ाना चाहिए और कुछ ऐसे नाटक पढ़ाना चाहिए जिसमें बच्चा प्रेरित हो सके, ठीक है। साथ ही महापुरुषों का उदाहरण देकर शिक्षा देना चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे कि वर्तमान का जो बुक है उन सब बुक में नैतिक कहानियाँ बहुत दिखाई देता है, नैतिक कहानियाँ ऐड किया हुआ है और कुछ ऐसे महापुरुष का उदाहरण दिया गया है जहाँ से बच्चा महापुरुष के बारे में पढ़ सके और उनका जो विचार है वो अपने अंदर फिट कर सके, ठीक है। इसी कारण वर्तमान में जो बुक है उन सब बुक में नैतिक कहानियाँ और महापुरुषों का उदाहरण दिया गया है, ठीक है।
ताकि बच्चा पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। यहाँ देखिए विखंडन का सिद्धांत। विखंडन का सिद्धांत क्या कहता है, आइए देखते हैं। विखंडन का सिद्धांत कहता है विषय वस्तु को छोटे छोटे खंड में विभाजित करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे जल्दी से सीख सके। हमें बच्चों के विषय वस्तु को छोटे छोटे खंड में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक को एक साथ हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको हमें खंड छोटे छोटे खंड में विभाजित करके पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे जल्दी सीख सके, ठीक है। एक ही दिन में पूरा का पूरा कहानी नहीं पढ़ाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे अपने अंदर वो फिट कर सके, ठीक है। यहाँ देखिए सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत क्या कहता है? सक्रियता का सिद्धांत कहता है बच्चों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्रिय रखकर शिक्षा प्रदान करना चाहिए। बच्चों को हमेशा हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखना चाहिए, ठीक है। खेल के माध्यम से शिक्षा देना चाहिए हमें, और क्रियाकलाप के माध्यम से हमें शिक्षा देना चाहिए ताकि बच्चा सक्रिय रह सके, ठीक है। जितना ज़्यादा बच्चा सक्रिय रहेगा उतना ही ज़्यादा बच्चा सीखेगा। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। यहाँ देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक का थॉट है जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को अच्छा थॉट दिया है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में अपना अपना विचार दिया है। उन सब मनोवैज्ञानिक को यहाँ ऐड किया हुआ है। पहला है जॉन डीवी। जॉन डीवी कौन है? जॉन डीवी एक मनोवैज्ञानिक है। जॉन डीवी जो है उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, ठीक है। जॉन डीवी अमेरिका का निवासी थे। अमेरिका इसे भी याद रखिएगा, अमेरिका के निवासी थे जॉन डीवी। हमारा जॉन डीवी साहब जो थे वो अमेरिका के थे। जॉन डीवी के अनुसार बच्चे सबसे पहले करके सीखते हैं, वही जो लर्निंग बाय डूइंग का थॉट आप लोगों ने पढ़ा होगा। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है जॉन डीवी ने। शिक्षा का मतलब, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का मतलब ऐसे गुण का विकसित करना है जिससे वह अपने जीवन सरल और कुशलता से जी सके। यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है शिक्षा का मतलब ऐसे गुण का विकसित करना है जिससे वह अपने जीवन सरल और कुशलता से जी सके। हमें बच्चों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए जो वर्तमान या भविष्य में काम आ सके। ऐसे शिक्षा देना चाहिए हमें बच्चों को, ठीक है। उनके अनुसार यहाँ देखिए, और उनके अनुसार क्या दिया हुआ है, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे एक नई दुनिया और समाज की खोज करते हैं। उनके अनुसार विद्यालय क्या है? उनके अनुसार विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे एक नई दुनिया और समाज को खोज करते हैं, ठीक है। यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन सबको याद कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कीजिएगा, बहुत ही अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। जब भी आप लोग क्लास कीजिएगा तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और इन सब जो मैं बोल रही हूँ उन सबको अपने कॉपी में ऐड लिखिएगा, ठीक है। यहाँ लिखिएगा कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ लिखिए सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए मारिया मोंटेसरी भी एक मनोवैज्ञानिक है। उनके अनुसार शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। इन्होंने भी बाल केंद्रित शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है, ठीक है। इनकी पद्धति बच्चों के प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। इनका जो पद्धति है वह प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। मोंटेसरी के पद्धति में बच्चों को व्यावहारिक गतिविधि तथा खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है। मोंटेसरी का जो पद्धति है वो खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और व्यवहारिक गतिविधियों को भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है। इनके इस पद्धति में खेल का जो पद्धति है या व्यवहारिक गतिविधि तथा खेल के द्वारा शिक्षा दी जाती है। खेल के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो शारीरिक और मानसिक, सामाजिक, भावात्मक तथा संज्ञानात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
सिर्फ खेलना ही शिक्षा नहीं है। खेल के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न दिक से बच्चों को हम विकसित कर सकते हैं, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं खेल के माध्यम से। उनके अनुसार इस मरियम मोंटेसरी के जो पद्धति है उस पद्धति में बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक तथा संज्ञानात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इस पद्धति में बच्चों को निरीक्षण करने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाता है। सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, हमें बच्चों को विभिन्न दिक से सर्वांगीण विकास करना है। सिर्फ किताबी ज्ञान हमें बच्चों को नहीं देना है। मरियम मोंटेसरी के अनुसार हमें बच्चों को शारीरिक विकास भी कराना है, मानसिक विकास भी कराना है, सामाजिक विकास भी कराना है, भावात्मक विकास भी कराना है और संज्ञानात्मक विकास भी कराना है। इसीलिए शिक्षकों को एक विशेष प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए, रूसो भी एक मनोवैज्ञानिक है। रूसो कहाँ के निवासी थे? रूसो थे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। रूसो जो है वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। उनका जन्म हुआ था 1778 में। 1712 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 1778 में। ठीक है, 1712 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 1778 में। रूसो का एक नॉवेल है जो बहुत ही फेमस है। रूसो का नॉवेल एमिल नाम का एक नॉवेल है जो रूसो ने लिखा था 1762 में। रूसो का नॉवेल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग किसी भी टेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, रूसो का नॉवेल एमिल नाम का एक ग्रंथ है जो रूसो ने लिखा है। कब लिखा है? 1762 में। ठीक है, इन दोनों साल को भी और ग्रंथ एमिल को भी आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूसो ने बच्चों को प्रकृति के गोद में स्वतंत्र विचरण करने की सलाह दी है। रूसो ने बच्चों को प्रकृति के गोद में स्वतंत्र विचरण करने की सलाह दी है। उन्होंने हमेशा बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेलने या शिक्षा लेने की सलाह दी है। ठीक है, हमेशा उन्होंने प्रकृति में रहकर स्वतंत्र रूप से शिक्षा देने की सलाह दी है रूसो ने। ठीक है, उन्होंने बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने को अधिक महत्व दिया है। रूसो ने स्वतंत्र रूप से सीखने को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने क्लासरूम के अंदर शिक्षा देने की सलाह नहीं दिया है। रूसो हमेशा कहते हैं कि प्रकृति के गोद में रहकर हमें बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, प्रकृति में रहकर हमें स्वतंत्र रूप से बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। तो इन सब पॉइंट्स को आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। यहाँ देखिए, फ्रेडरिक फ्रॉबेल, यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रॉबेल का थ्योरी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग किसी भी टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन यानी बच्चों का बगीचा की शुरुआत की थी। किंडरगार्टन की शुरुआत की थी फ्रॉबेल ने। किंडरगार्टन को हमेशा आप लोग फ्रॉबेल के साथ कनेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, किंडरगार्टन यानी बच्चों का बगीचा, किंडरगार्टन। उनका मानना था कि बच्चों को अपने आसपास के बाहरी वातावरण से जुड़ा रहना चाहिए और बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। ठीक है, खेल के माध्यम से बच्चे को सिखाना चाहिए और अपने आसपास के बाहरी वातावरण से जुड़ा रहना चाहिए, ये फ्रॉबेल कहते हैं। ठीक है, फ्रॉबेल के अनुसार बच्चों को माता पिता का अहम भूमिका होती है। माता पिता की भूमिका को अहम माना है फ्रॉबेल ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रॉबेल ने बच्चों की गलतियों को महत्वपूर्ण माना है। फ्रॉबेल जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बच्चों की गलतियों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षक को बच्चों का मित्र, पथ प्रदर्शक और निर्देशक होना चाहिए। शिक्षक को केवल मात्र बच्चों का मित्र, पथ प्रदर्शक और निर्देशक होना चाहिए फ्रॉबेल के अनुसार। ठीक है, ये बाल केंद्रित शिक्षा भी कहते हैं। शिक्षक को हमेशा बच्चों का मित्र, पथ प्रदर्शक और निर्देशक होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या है, आइए देखते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोग्रेसिव एडुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोग्रेसिव एडुकेशन। प्रोग्रेसिव एडुकेशन जो है, प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डीवी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डीवी एक मनोवैज्ञानिक है, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा बताता है कि क्या बताता है प्रगतिशील शिक्षा बताता है कि बच्चों के लिए शिक्षा है, ना कि शिक्षा के लिए बच्चा। यहाँ बालक
है, जो भी है बच्चा के लिए शिक्षा है, ना कि शिक्षा के लिए बच्चा। ठीक है, हमेशा हमें बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा देना चाहिए, ना कि शिक्षा को केंद्र करके हमें शिक्षा देना चाहिए। ये गलत है। हमेशा हमें बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए, इसीलिए प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें बच्चा प्रगति तथा विकास कर सके। ठीक है, हमेशा हमें ऐसे वातावरण को तैयार करना चाहिए जिसमें बच्चा प्रगति और विकास कर सके, जिससे वो बच्चा कुछ सीख सके। ठीक है, हमेशा हमें ऐसे वातावरण तैयार रखना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास। बच्चों के सर्वांगीण विकास कराना है, ये एकमात्र उद्देश्य उनका है प्रगतिशील शिक्षा का। प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास। हमें हमेशा बच्चों के सर्वांगीण विकास कराना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ मानसिक विकास। हमें उन्हें शारीरिक विकास भी कराना चाहिए, मानसिक विकास भी कराना चाहिए, सामाजिक विकास भी कराना चाहिए, भावात्मक विकास भी कराना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास भी कराना चाहिए। हर दिक से हमें उन्हें विकसित करना है, सिर्फ और सिर्फ मानसिक विकास हमें नहीं कराना चाहिए, जबकि हमें उनके हर दिक से विकसित करना चाहिए। ठीक है, यही कहता है प्रगतिशील शिक्षा। आइए देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा का क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, ये भी प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा मिलता जुलता है, दोनों एक जैसा है। ठीक है, दोनों एक जैसा है। आप लोग एक को पढ़िएगा तो दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, एक नंबर में क्या लिखा हुआ है। एक नंबर में लिखा हुआ है, यह बच्चे को स्वयं करके सीखने पर अधिक बल देता है। ठीक है, तो स्वयं करके बच्चा जितना सक्रिय रहकर सीखेगा, स्वयं जितना करके वो सीखेगा, उतना बच्चा अधिक सीख पाएगा। किसी भी चीज़ को वो ज़्यादा से ज़्यादा आयत्त कर पाएगा अगर बच्चा खुद करके सीखता है। ठीक है, यही कहता है प्रगतिशील शिक्षा। समस्या समाधान पर अधिक जोर देता है, किसी भी समस्या को समाधान करने पर अधिक जोर देता है। बच्चों के सामने कुछ ऐसी समस्या दिया जाता है जिसे वो समाधान करे और सक्रिय रहकर वो समस्या समाधान करने का प्रयास करे। ठीक है, इसी को ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, सहयोगी तथा सहकारी शिक्षण क्रियाकलाप पर अधिक बल देता है। सहयोगी तथा सहकारी शिक्षा पर अधिक बल देता है प्रगतिशील शिक्षा। बच्चा जितना सहयोग से सीखेगा, समूह में रहकर सीखेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन अपने माइंड में टिक सकेगा। ठीक है, हमेशा बच्चों को सहयोग तथा समूह में रहकर क्रियाकलाप के द्वारा सिखाना चाहिए। ठीक है, यही कहता है प्रगतिशील शिक्षा। यहाँ देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर निर्देश दिया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर निर्देश दिया जाता है। सभी बच्चा एक जैसा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी से सीखता है तो कोई बच्चा धीरे धीरे सीखता है, कोई बच्चा अधिक बुद्धिमान है तो कोई बच्चा मंद बुद्धि भी होता है। तो हमें उनके अकॉर्डिंग शिक्षा निर्देश देना चाहिए ताकि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी क्षमताओं के अनुसार सीख सके। ठीक है, इसीलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर हमें निर्देश देना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में यहाँ मैं बोल रही हूँ और लिखा हुआ भी है। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 5 नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है। शिक्षण विधि बच्चों के रुचि, प्रवृत्ति तथा क्षमताओं के अनुसार होता है। शिक्षण विधि जो है वो बच्चों के रुचि, प्रवृत्ति तथा क्षमताओं के अनुसार होता है। यह बाल केंद्रित शिक्षा भी करता है, यही सब। ठीक है, यहाँ देखिए, भविष्य में काम आने वाली शिक्षा पर अधिक जोर देता है। अगर हमेशा हमें उन सब चीज़ को सिखाना चाहिए बच्चों को जो भविष्य में काम आ सके। फालतू की चीज़ हमें उनके माइंड में नहीं भरना है। हमेशा हमें उनके भविष्य में काम आने वाले शिक्षा पर शिक्षा देना चाहिए भविष्य, ताकि वो भविष्य में अगर कोई समस्या आए, कोई कठिनाई आए तो वो आसानी से उनको समाधान कर सके। ठीक है, यहाँ देखिए 7 नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है। समूह में रहकर एक्टिविटी करके सीखने पर अधिक बल देता है। समूह में रहकर एक्टिविटी करके सीखने पर अधिक बल देता है प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यही तो यहाँ हम लोग यहाँ तक था हमारा थ्योरी क्लास। अभी कुछ MCQ क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। अगर क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए ठीक होगा तो ए लिखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 का बी ठीक होगा तो बी लिखिएगा, सी ठीक होगा तो सी लिखिएगा। ऐसे करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि हमारे बच्चे कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जॉन डीवी का लेव विद्यालय के उदाहरण है। जॉन डीवी के लेव विद्यालय के उदाहरण
क्या है निम्नलिखित में से? फैक्ट्री विद्यालय, सामान्य विद्यालय, पाब्लिक विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय? किस विद्यालय का लेव विद्यालय उदाहरण है जॉन डीवी के अनुसार? जॉन डीवी का लेव विद्यालय के उदाहरण कौन सा विद्यालय है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए, फैक्ट्री विद्यालय है या सामान्य विद्यालय है या पब्लिक विद्यालय है या प्रगतिशील विद्यालय? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है बताइए। यहाँ देखिए, फैक्ट्री विद्यालय तो नहीं होगा, सामान्य विद्यालय भी नहीं होगा, पब्लिक विद्यालय भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, प्रगतिशील विद्यालय। हमेशा प्रगतिशील विद्यालय को जॉन डीवी के साथ कनेक्ट करके रखिएगा। इस तरह से कनेक्ट करके जितना पढ़ोगे उतना ही अपने आसानी से ऑप्शन को चूज कर पाओगे। ठीक है, प्रगतिशील विद्यालय को हमेशा जॉन डीवी के साथ ऐसे कनेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन चूज करने में आप लोगों को आसानी होगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एमिल ग्रंथ का लेखक कौन है? एमिल जो ग्रंथ है अभी अभी पढ़ाया मैंने, आप लोगों को याद होगा। एमिल ग्रंथ का लेखक कौन है? एमिल ग्रंथ का लेखक रूसो है, फ्रोबेल है, डीवी है या मॉन्टेसरी? कौन है एमिल ग्रंथ का लेखक बताइए। बहुत ही आसान चीज है, बताइए। यहाँ देखिए, एमिल ग्रंथ का लेखक है रूसो। इसको भी कनेक्ट करके रखिएगा, एमिल को हमेशा रूसो के साथ कनेक्ट करके रखिएगा, तो आप लोगों को ऑप्शन चूज करने में आसानी होगा। ठीक है, एमिल ग्रंथ का लेखक है रूसो। एमिल ग्रंथ कब लिखा गया है? 1762 में लिखा गया है एमिल ग्रंथ। ये साल भी याद कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोग याद कीजिएगा, रूसो, एमिल, 1762 ऐसे करके पढ़िएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, रूसो, एमिल, 1762 इन 3 चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करके रखिएगा तो आप लोगों को ऑप्शन चूज करने में आसानी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रगतिशील शिक्षा में निम्नलिखित में से किसका विशेष योगदान रहा है? प्रगतिशील शिक्षा में निम्नलिखित में से किसका विशेष योगदान रहा है वो आप लोगों को बताना है। डीवी का विशेष योगदान रहा है या फ्रोबेल का विशेष योगदान रहा है, रूसो का विशेष योगदान रहा है या मॉन्टेसरी? किसका विशेष योगदान रहा है प्रगतिशील शिक्षा में? बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है। यहाँ देखिए, डीवी जो है, डीवी का विशेष योगदान रहा है प्रगतिशील शिक्षा में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, डीवी कहाँ के निवासी थे? डीवी अमेरिका के निवासी थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, रखिएगा, याद रखिएगा कि डीवी अमेरिका के निवासी थे। उनका प्रगतिशील शिक्षा पर विशेष योगदान रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय डैश को दिया जाता है? बताइए, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको दिया जाता है? गांधी जी को दिया जाता है, मारिया मोंटेसरी को दिया जाता है या गिजुभाई को दिया जाता है या रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय? तो यहाँ देखिए, गिजुभाई जो है उनका श्रेय, बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय दिया जाता है गिजुभाई को। ठीक है, इस तरह ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन शामिल है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए, बच्चों को एक कोने में बैठाना, बच्चों को हस्तकारक गतिविधियाँ, वह गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं है, शिक्षक केंद्रित गतिविधियाँ। बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है। यहाँ देखिए, बच्चों को एक कोने में बैठाना, ये गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि एक कोने में अगर बच्चों को आप लोग बैठा दोगे तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो कुछ करेगा नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा। तो इस तरह ऑप्शन हमेशा गलत होता है। जहाँ भी बच्चों को निष्क्रिय बताया जाता है उन सब ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी बच्चा निष्क्रिय कहा जाएगा वह ऑप्शन सरासर गलत होगा, ये आप लोग अपने माइंड में फिट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, वह गतिविधि जिनमें खेल शामिल नहीं है, जहाँ खेल शामिल नहीं है यानी वो चीज़ इंटरेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता कि वह गतिविधि जिनमें खेल शामिल होते हैं तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है, ये नहीं शब्द जो है ये भी गलत होगा। और इस तरह ऑप्शन सी भी गलत हो गया। यहाँ देखिए, शिक्षक केंद्रित गतिविधियाँ, ये भी गलत होता है। शिक्षक केंद्रित गतिविधि में क्या होता है, शिक्षक एक्टिव रहता है, बच्चा एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ भी बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, बच्चा निष्क्रिय रहेगा, उन सब ऑप्शन हमको देखते ही हम लोग ऐसे काट देंगे। ठीक है, तो बच्चा कौन? बच्चा ऑप्शन बी, तो बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। बच्चों के लिए हस्तकारक गतिविधियाँ, जितना बच्चा गतिविधि करेगा उतना ही बच्चा एक्टिव रहेगा, तो हमें उन सब एक्टिव ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, उन सब ऑप्शन को हम लोग चूज करेंगे जहाँ बच्चा एक्टिव होता है। ठीक है,
तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बच्चों को हमेशा हमें गतिविधि कराना चाहिए, एक्टिविटी कराना चाहिए, क्रियाकलाप कराना चाहिए, खेल के माध्यम से हमें शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। यही कहता है बाल केंद्रित शिक्षा। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। यहाँ देखिए, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चार में आता है? कौन से? चार नहीं होगा, ये चार होगा, चार, ठीक है। चार नहीं होगा, ये चार होगा। कौन से चार में आता है पाठ्यक्रम? मध्यस्थ चर, आश्रित चर, स्वतंत्र चर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से चर में आता है पाठ्यक्रम, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्यस्थ चर। पाठ्यक्रम जो है वो मध्यस्थ चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? एरिक्सन, डीवी, रूसो या चार्ल्स डार्विन? किसके द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डीवी। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन डीवी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। तो यही तक था हमारा सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, और आप लोगों का एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।